कहा जाता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम अ फैक्ट्री, मार्क्स ओवर माइंड्स, कोचिंग ओवर क्यूरियोसिटी। कोचिंग है वो बच्चों को एक प्रोडक्ट की तरह देखती है, जबकि स्टूडेंट या एक बच्चा है वो एक प्रोडक्ट नहीं है। आप उसकी स्किल्स पे काम करिए, आप उसको ग्रूम करिए। एक अच्छा स्कूल बनने में जो इंतजार अप्रोक्सीमेट कितना पीरियड लगता है? क्योंकि अब आपने 45 बिल्ड कर दिया तो आपको वो एक्सपीरियंस हो गया होगा। 15-17 साल का एक वक्त है जो कि एक स्कूल को बिल्ड करने में लगता है। इंडिया में इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा फेल क्यों हो रहे हैं और ग्रो कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों? पुअर प्लानिंग, पुअर एग्जीक्यूशन। अगर आपको इस प्रोफेशन में सरवाइव करना है, वक्त लगेगा, तो बस अच्छा करते ही चले जाइए। Who is Keshav Badaya as a person? Keshav Badaya is nothing but an educationist. Fortunately, I chased my dream. आज हमारे पास करीब 42,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। पेरेंट्स का ट्रस्ट कैसे जीता? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप अच्छा करते रहिए। ये कैसे स्टार्ट हुआ कि अब यूनिवर्सिटी खोलनी है? इंडिया टुडे की जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो पिछले 10 साल में आप उठा के देख लीजिए, लगातार कंसिस्टेंटली हमने उसमें फर्स्ट सेकंड पोजीशन ही हासिल किया है। 3 mistakes that every or any college makes in admissions. What do you think? एक इंस्टीट्यूशन बहुत कुछ दिखाने की कोशिश में कुछ भी नहीं दिखा पाया। आप एक 5 स्टार होटल बना सकते हो, बढ़िया रेसिडेंशियल कमर्शियल अपार्टमेंट बना सकते हो, आप एक बढ़िया मॉल बना सकते हो, लेकिन जब बात इंस्टीट्यूशंस की होती है तो वो लेगेसी जो है वो तभी बन पाएगी जब One man, multiple institutions, thousands of students. So here we welcome Dr. Keshav Badaya. Welcome to our episode of Edu Voice, where we bring education leaders from different parts of India. So today we have Dr. Keshav Badaya. Dr. Keshav ने 45 प्लस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आज तक बिल्ड कर दिए हैं, जहां हम सोचते हैं कि हम एक कॉलेज को कैसे रन करेंगे, एक कॉलेज को कैसे हम सस्टेन करेंगे और कैसे उसको डेवलप करेंगे। सर के पास 45 प्लस इंस्टीट्यूशंस रन करने का एक्सपीरियंस है, एंड टुडे वी विल बी गेटिंग द गोल्डन नगेट्स फ्रॉम डॉक्टर केशव इटसेल्फ, दैट हाउ ही हैज बिल्ट एंड हाउ ही इज ग्रोइंग. So first of all, Dr. Keshav, thank you so much for accepting our invitation to the show Edu Voice. Here at Edu Voice, we bring lot of leaders. So thank you so much for accepting that. थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर। सो सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोग हैं हमारे व्यूअर्स जो आपको नहीं जानते हैं, तो मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दें। आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, एंड कैसे विल्फ्रेड ग्रुप का ओवरऑल मतलब क्या है इन सारे इंस्टीट्यूशंस का? तमाम दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम कुछ सार्थक विषयों पे बात करेंगे। विल्फ्रेड इंस्टीट्यूशंस मीन्स एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, शेपिंग कंट्री, शेपिंग यूथ, giving them the dimensions, giving them the sky where they can explore their world. Education is not only about giving degrees or academic qualifications. It's all about building the nation. It's all about transforming the youth. So we have focused since beginning that we should try to inculcate those values in the students, which brings the inner qualities of the students, where they can explore, where they can take the challenges of the world, accept it and flourish. तो हमारा जो फोकस और हमारा जो कीवर्ड है विल्फ्रेड है, तो संभव है। मीन्स इफ यू आर विल्फ्रेडियंस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सपने देखिए, बड़े सपने देखिए और अपने सपनों को चेज करिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू स्टार्ट ड्रीमिंग बिग एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर ड्रीम्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो
For that, I'm fortunate that I'm having a very, very good team with me, or this is the contribution of the team what we have. बिल्कुल सर, काफी आइडिया मिला। अभी इस पे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहले एक छोटा सा सवाल, इंडिया में इंस्टीट्यूशंस ज्यादा फेल क्यों हो रहे हैं और ग्रो कम हो रहे हैं? ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? देखिए, हम अ, मुझे नहीं पता कि आप फेल्यूर्स किसको मानते हैं और सक्सेसफुल किसको मानते हैं, क्योंकि सबके लिए पास और फेल का पैमाना अलग अलग होता है। हम्म। कुछ इंस्टीट्यूशंस इसलिए फेल होते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि व्हेन यू आर नॉट पैशनेट बिल्डिंग समथिंग। about education and you Hmm. are coming accidentally in this profession, then probably the expectations for what you have come to this profession, when it does not match, तो आपको लगता है कि नहीं, ये मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था और वो मेरे मुकाम मुझे मिला नहीं, हम्म। तो वो फेल्यूर है। हम्म। कुछ इस वजह से फेल हो जाते हैं कि वो पुअर प्लानिंग, पुअर एग्जीक्यूशन। कुछ इस वजह से फेल हो जाते हैं कि जो एक जेस्टेशन पीरियड है, जो एक सर्वाइवल के लिए वक्त लगता है, आपने उतना वक्त दिया ही नहीं। इतने साल में हमने यही देखा है कि अगर आपको इस प्रोफेशन में सर्वाइव करना है, तो बस अच्छा करते ही चले जाइए। लगे रहिए। हाँ, वक्त लगेगा, बट तब तक का आपको इंतजार करना पड़ता है। एक अच्छा स्कूल बनने में जो आप कह रहे हो, जो वो इंतजार, अप्रोक्सीमेट कितना पीरियड लगता है? क्योंकि अब आपने 45 बिल्ड कर दिया, तो आपको वो एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कैसे मुझे वो गेम खेलना है। देखिए, जब तक आपकी ग्रेड 1 का बच्चा ग्रेड 12 तक पास आउट होकर नहीं जाता है, तब तक यू आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल ग्रोथ। ओके। Once the first batch is out, so that eventually takes minimum 12 years. मतलब 12 इयर्स का प्रोसेस है। yes, of course, आपका हम्म। जब ग्रेड 1 का बच्चा जब ग्रेड 12 का स्कोर कार्ड लेके जब स्कूल से निकलता है, हम्म। दैट मीन्स आपका फर्स्ट बच्चा ने स्कूल की आखिरी क्लास, आखिरी पायदान को क्रॉस किया है। ओके। तब तक तो आपको हर साल नेचुरल ग्रोथ और उसके लिए जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो आपको जारी रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी, कम से कम आपके 5 बैचेस ना निकल जाते हो, सो दैट अगेन इज एडिंग टू 5 मोर इयर्स। सो 15-17 साल का एक वक्त है जो कि एक स्कूल को बिल्ड करने में लगता है। ऑफ कोर्स, यस। ओके, ग्रेट। सर, अगर आपको आज, मतलब आज जीरो से एक स्कूल स्टार्ट करना हो या कॉलेज स्टार्ट करना हो, तो आप क्या डिफरेंट करोगे? देखिए, डिफरेंट तो कुछ नहीं करना, बट डेफिनेटली इस प्रोसेस में जब हम स्टार्ट हुए थे और ये जर्नी आज तक जो जारी रही, कुछ गलतियां हुई है, जो गलतियां नहीं दोहराई जाए। और डेफिनेटली व्हेन यू हैव ए गुड टीम, तो फर्क नहीं पड़ता आप 0 पे हो कि आप 100 पे हो। अगर 100 के बाद आपके पास अच्छी टीम नहीं है तो आप 0 पे हैं, और 0 पे अगर आपके पास अच्छी टीम है तो 100 तक पहुंचने में कोई वक्त नहीं लगता। सो दिस ऑल इज अबाउट हैविंग ए गुड टीम, हैविंग डेडिकेटेड, कमिटेड पीपल विथ यू, जो जिनके लिए एजुकेशन सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं हो, क्योंकि पैसा कमाना is not the objective. As far as myself is concerned, this is not the objective for which I have come here. ये पैशन है आपका एजुकेशन के लिए, ये आपका कमिटमेंट है कि आपको यूथ को कुछ करना है, देना है। पैसे कमाने के और 50 तरीके हो सकते हैं। If you want to earn money, then better don't come to this profession. But if you really want to give something to the society, what you have taken from the society, and in turn you want them to give back, then come with a vision, come with a passion, come with dedication, stay for a longer period of time, consistently perform, and be serious in your goal,
and you should be very clear what you want. Okay. You will choose the line and you will start traveling to that line if you have decided. बिल्कुल. I think I have started getting the golden nuggets from you. So sir, अब but उसके साथ साथ when I see today's time, what do you think आज के टाइम में मतलब स्टूडेंट्स जो हैं गुड एजुकेशन सेल होती है या गुड मार्केटिंग? देखिए, मार्केटिंग और एजुकेशन दो बिल्कुल अलग अलग धाराएं हैं हम्म. जो बिल्कुल अलग अलग जोन को हम्म. जाती हैं. हम्म. जहाँ तक अपने आप को मार्केट करने का मतलब है, हम्म. मुझे नहीं लगता स्कूल को किसी को अपने आप को मार्केट करना चाहिए. हम्म. स्कूल को ये बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम्म. टू शोकेस व्हाट आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग. हम्म. एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ स्कूल में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वो सिर्फ आपके Totally परफॉर्मेंस agreed. पे ही डिपेंड करेगा. अ, और जहाँ तक हम डिजिटली प्रेजेंस की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ डिजिटल एरा. यू कैन नॉट रीच टू एवरीवन ओनली विद द वर्ड ऑफ माउथ. तो उसके लिए आपको डिजिटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए एक डिजिटल एक माध्यम हो सकता है, और है भी बहुत. दिस इज अ पावरफुल टूल फ्रॉम विच यू कैन रीच टू मिलियंस ऑफ द पीपल. और मार्केटिंग मुझे नहीं लगता कि स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है. Okay, great. Now, before we move forward, we will talk about schools and universities. Who is Keshav Badaya as a person? And where are you from? How was your origin? How have you connected with the education? Would like to hear about that thing. Keshav Badaya is nothing but an educationist. I think I am born for this profession only. Since childhood, I had dreams. I wanted to become a teacher. Since childhood, your dream was that. Of course, yes. Okay, that's great. I had no other dreams except for this, and fortunately, I chased my dream. And ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे आज हमारे पास करीब 42,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग. तो एक सौभाग्य ऊपर वाले ने दिया है कि हम इतने बच्चों को एजुकेशन दे पाए. सो आई एम फॉर्चुनेट. Great, sir. And आप कहाँ से हो? जयपुर से ही हो? या आई Okay. बॉर्न एंड ब्रॉट अप. तो सर आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब which year, how it started? जहाँ तक जर्नी का बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा है जो पिछले 25-26 सालों से हमने स्टार्टेड अवर पीजी कॉलेज, सेंट विल्फ्रेड्स पीजी कॉलेज इन ईयर 2000. Okay. सो दिस इज द 26th ईयर, और ये एक 26 साल की जो यात्रा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा है, बड़ी सुखद यात्रा है. और चैलेंजेस आते हैं, बट चैलेंजेस आर ए पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन. अभी भी चैलेंजेस आते हैं या पहले 10 बनाने में या पहले 5 बनाने में जो चैलेंज आए वो ज्यादा टफ थे? क्या लगता है? नहीं, चैलेंजेस का काउंटिंग से कोई संबंध नहीं है. चैलेंजेस हर दिन अलग होते हैं. हर दिन आप अलग अलग सिचुएशन में होते हैं, और चैलेंजेस तो मिलना ही वाले हैं. आप सफ़र में बिल्कुल. जाओगे तो धूप तो होगी, कभी धूप होगी तो कभी बारिश होगी. अब तो अगर इनको चैलेंजेस माना जाए तो ऑफ कोर्स हैं, अदरवाइज ये यात्रा और इस जर्नी के तो पार्ट हैं. तो एंजॉय Okay. करिए और बढ़िए. बिल्कुल बिल्कुल. बट कब आपको ऐसा लगा कि ये एक इंस्टीट्यूशन, सिंगल इंस्टीट्यूशन या एक लेगेसी बन सकता है, एक बड़ा वो बन सकता है? ऐसा आपको कब लगा या ऐसा कब आया माइंड में कि अब मुझे मतलब इस डायरेक्शन तक जाना है? देखिए, शुरू से ही हमारा ये विचार था कि people should respect this brand as a big brand. It was a first co-educational English medium college of Jaipur. Okay, first co. Yes. Okay. In Jaipur, it was the first co-educational English medium college. तो लोग कहते थे कि भाई जयपुर में को-एड चलाना कोई आसान काम नहीं रहेगा, बट we took up this as a challenge.
एंड स्टूडेंट्स लाइक्ड इट, पेरेंट्स लाइक्ड इट, और हमको पहले ही साल से हमको काफ़ी अच्छे एंड ब्राइट स्टूडेंट्स मिले। हमने रिजल्ट दिया पहले ही साल में, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर उन्होंने हमें बना दिया। ओके, जब हमारे great. कॉलेज में 150 बच्चे फर्स्ट ईयर में जब एनरोल हुए, तब उन्होंने हमको 1800 बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर दिया। ओके, तो फिर वो कैसे मैनेज हुआ? और वो भी इंसिडेंटली उन्होंने शायद एक दो जगह का कैंसिल हो गया था, और उन्होंने हमको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले कहा कि आप क्या 1800 बच्चों का एग्ज़ाम करा लोगे क्या एक साथ? हम्म, उस समय तो स्टाफ भी हमारे पास गिनती के 8 लोग थे। ओके, तो कैसे हुआ फिर 1800 को बट कैसे हमने उनको कहा कि हम करा देंगे। अगले दिन उन्होंने पेपर में, न्यूज़पेपर में छाप दिया, एग्जामिनेशन सेंटर बदल के अब सेंट विलफ्रेड्स हो गया। 2 दिन का ही वक्त था, ने हम्म, कितने भी पैसे देने पर भी फर्नीचर अवेलेबल नहीं था, ओके, बट वी मैनेज्ड इट। हमने टीचर्स मैनेज किए, हमने वो जो भी साधन चाहिए थे सब किए, और बड़े सक्सेसफुली हमने एग्जाम्स करवाए राजस्थान यूनिवर्सिटी के। ओके, और एक उससे जो विश्वास डेवलप हुआ सब में, हमारी पूरी टीम में, कि हम हम कुछ सब बड़ा कर में, सकते हैं। कि हमारे लिए कोई टास्क मुश्किल नहीं है, बस अपने आप को संकल्प लो, आगे बढ़ो, सब ईश्वर देख लेगा आगे का रास्ता। ओके, कोई फेलियर जो आपको आज भी याद हो? फेलियर्स देखिए रोज आते हैं। हम्म, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आप जिंदगी के में हमेशा पास होते हैं, बट फेलियर्स को हम याद करते ही नहीं है। कोई ऐसा फेलियर जिसने गेम चेंज किया हो, उसके बाद आपने हम्म, अपनी स्ट्रैटेजी बदली हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे हम्म, बाय एंड लार्ज वी आर वेरी मच कैलकुलेटिव, हम्म, वी टेक कैलकुलेटिव डिसीजंस। हम्म, सो ऐसा कुछ बहुत हम्म, बड़ा कभी ऐसे कोई फेल्यूर्स रहा हो, हम्म, ऐसा ईश्वर की कृपा से अभी तक नहीं ओके। हुआ। स्कूल चलाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी होता है, जी। और क्योंकि आप इतने पैशनेट थे, तो व्हाट वाज योर बिगेस्ट फियर जब आप उस जर्नी को जी रहे थे, जब उसको चला रहे थे? स्कूल, पहला नहीं स्कूल। नहीं, देखिए स्कूल चलाना डेफिनेटली इज ए वेरी चैलेंजिंग, हम्म, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको उन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के हम्म, की कसौटी से हर बार गुजरना होता है। हम्म, जो स्टूडेंट वो आपको अपना बच्चा संभलाते हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं उनकी, हम्म, और हर बार उम्मीदों पर इतने लोगों के ऊपर खरा उतरना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता चैलेंज है। है, और उसमें आपको बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक फियर की बात है, अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और हम्म, आपको पता है कि यू आर डूइंग इन द राइट डायरेक्शन, देन नो फियर। खुदा से डरो, हम्म, बाकी और किसी से हमें डर नहीं लगता। ओके, ग्रेट। और ये जब आप बिल्ड कर रहे थे, आपकी फैमिली भी पूरा सपोर्टिव थी? व्हाट वर देयर थॉट्स कि हाँ, ये कैसे बनाएंगे, करेंगे? जी जी, यस यस, मुझे पूरे परिवार का सपोर्ट शुरू से ही मिला है, और जितना मांगा उससे ज़्यादा दिया, जितना सपोर्ट की उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा मिला, हम्म, आज भी मिलता है। इसलिए मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ ही नहीं कि अगर ये संकल्प लिया है तो ये काम कैसे होगा। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, घर परिवार, टीम, सबका सपोर्ट। ओके। यस। तो इसमें मतलब आप ये कहते हो कि आपके लिए पूरी कायनात ने मतलब वो पूरे एफर्ट्स डाल दिए कि हाँ, हमें जो बिल्ड करना है वो तो होना ही होना है। अब कायनात का तो मैं पता नहीं, लेकिन हम्म, ईश्वर डेफिनेटली, मैं तो मानता हूँ कि इस दुनिया में जो होता है भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। स्कूल का विजन क्या था इनिशियली? क्या विजन था कि मतलब क्या पहला पहला जब स्कूल खोला तब क्या इनिशियली विजन था आपका? स्कूल का विजन डेफिनेटली यही था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द किड्स, बच्चा जो हमारा निकल के जाए, वो ओवरऑल ग्रोथ हो उस बच्चे का, वो सिर्फ एकेडमिकली साउंड ना हो, वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे काम होना चाहिए। हम्म, और हमने उस पे काम किया। बच्चे ओके,
बच्चे आप हमारे स्टूडेंट से मिलेंगे, अभी तो ऐसे भी हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ओके। तो तो पेरेंट्स का ट्रस्ट कैसे जीता? आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स क्यों विल्फ्रेड पे इतना ट्रस्ट करते हैं? देखिए, पेरेंट्स स्टूडेंट्स के लिए और स्कूल के लिए जब हम बात करते हैं तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है कि जब वो बच्चा स्कूल को हैंड ओवर करते हैं तो उनका बच्चा एकेडमिकली साउंड हो। ओके। मतलब अगर वो लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज उसका ठीक हो, अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसकी सब्जेक्ट्स पे कमांड हो। ये तब पॉसिबल है जब आपके पास टीचर्स बहुत लंबे समय तक आपके साथ जुड़े हों, उनको पता हो कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है हम्म। और वो डिलीवर करते हो। दूसरा, उनकी उम्मीद होती है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। बच्चा सब्जेक्ट में अच्छा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं है, हम्म। कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहा, न लिख पा रहा है, न बोल पा रहा है। तो हम बहुत इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप अगर स्कूल के कोई भी फंक्शंस देखेंगे तो हमारा कोई टीचर स्टेज पे कभी नहीं जाएगा, चाहे वो एनुअल डे हो, कोई भी प्रोग्राम हो, ओके। उसका ए टू जेड जो बच्चे ही मैनेज बच्चे ही करेंगे। मैनेज करते हैं। बाय दिस दे लर्न a lot of things. थर्ड इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इस बात पे ख्याल रखते हैं कि अच्छे कोचेज हों और उनको अच्छे गेम्स की ट्रेनिंग मिले ताकि वो स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट और आगे भी उस स्पोर्ट्स में जा सकें। और फोर्थ इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज डिसिप्लिन। हम्म। दे शुड लर्न डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना ये सब चीज़ें अचीव की ही नहीं जा सकती। तो हमारे टीचर्स इस बात पे भी बहुत ख्याल रखते हैं कि बच्चा डिसिप्लिन्ड हो। ओके। और फिर जो बेसिक एमेनिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज अ मिनिमम स्टैंडर्ड विच वी ट्राई टू मेंटेन। और उसके साथ बच्चों के साथ कर्टियसली बिहेव हो, बच्चों का ख्याल रखा जाए। ये सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो पेरेंट्स का जुड़ाव अपने आप इंस्टीट्यूशन से होता ओके। ग्रेट। ग्रेट। काफी मतलब सारा डेप्थ में एक पेरेंट को कितना चीजें देखनी पड़ती है, कितनी चीजें सोचते हैं है। बिफोर मूविंग। तो सर मुझे ये बताइए, आज के टाइम में पेरेंट्स एडमिशन लेने से पहले क्या देखते हैं? देखिए, हर पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है कि जहाँ से हमने ख़त्म किया, हमारा बच्चा उसके आगे से स्टार्ट करे और जो एजुकेशन उन्हें मिली है, उससे बेहतर एजुकेशन वो अपने बच्चों को दे। और हमारा भी यही फ़ोकस है कि स्टूडेंट्स को होलिस्टिक डेवलपमेंट में उसकी जो भी पर्सनैलिटी पे काम करना है। जैसे आज बहुत सारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम रहता है कि सब हम हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े, हमारी इंग्लिश का कम्युनिकेशन शायद उतना बेहतर नहीं है, या हम इंग्लिश स्कूल से भी पढ़े बट स्टिल वी आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट वी कैन स्पीक बिफोर पब्लिक। सो कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन उनके माइंड में है और वो ये जरूर चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है लाइफ में उनको इन सब सिचुएशन से रूबरू दोबारा ना होना पड़े। तो और स्कूल की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस उम्मीदों के साथ, जिस भरोसे के साथ वो स्कूल में आते हैं, अपने बच्चे को एडमिट करवाते हैं, हम उसको डिलीवर करें। टीचर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ पढ़ाएं बल्कि इस तरीके से समझाएं और इस तरीके से उसको ग्रूम करें कि बच्चा 100 लोग हों या 1000 लोग हों, उनके सामने अपनी बात किसी भी लैंग्वेज में। लैंग्वेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश ही अच्छी होनी चाहिए। यू शुड बी गुड इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। आपको 3 लैंग्वेज यहाँ पढ़नी होती है, या इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच, डिपेंडिंग। सो व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर स्टडिंग, यू शुड बी इन ए पोजीशन टू कम्युनिकेट वेल। फिर यू शुड बी ए टेक्नो फ्रेंडली स्टूडेंट। आज के ज़माने में पेरेंट उतने टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, लेकिन बच्चा है। हमने रोबोटिक्स का नया सिलेबस डेवलप किया, हमने स्कूल लेवल पे एआई का सिलेबस डेवलप किया। ये एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम रेगुलर टीचिंग के अलावा भी हम देते हैं उनको। तो ये डेफिनेटली इनसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बच्चे प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हैं। ओके।
ग्रेट सर। अभी सर एक चीज ये भी है कि जैसे आपका सेंट विल्फ्रेड स्कूल नवी मुंबई में, जो काफी कॉम्पिटिटिव एरिया है, वहां पे भी इट्स बीइंग रैंक्ड अमंग द बेस्ट स्कूल्स इन दैट रीजन। व्हाट इज द वन थिंग दैट यू हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड, कि ये तो करना ही करना है चाहे उसके लिए कितना भी प्रेशर हो? स्कूल्स में आप ऐसी क्या चीजें देखते हो जो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? देखिए, जहाँ तक टीचर्स की क्वालिटी का संबंध है, हमने बहुत जगह देखा है कि टीचर्स, कोई भी टीचर्स को आप लेके कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो इवेंचुअली उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में उसकी आत्मा का गला घोट देना है। हमने इस बात को शुरू से ख्याल रखा है कि वी शुड गिव द बेस्ट टीचर ऑफ द सब्जेक्ट, सो नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट। दूसरा, रिटेंशन ऑफ द टीचर्स, कि एक टीचर अगर नया आ रहा है तो उसे पता ही नहीं आपका स्कूल का कल्चर क्या है, आपके स्कूल में बच्चे को डिलीवर कैसे करना है। तो कंसिस्टेंसी मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर हमारे पास, आज हम कहते हैं कि हमारे पास 25 साल, 22 साल, 20 साल पुराने टीचर्स आज भी हमारे स्कूल में काफी संख्या में हैं, दैट शोज कि द कमिटमेंट लेवल, तो वो कमिटमेंट लेवल ऑटोमेटिकली वो नई जनरेशन तक जाते हैं। ओके। तो जबकि दूसरे स्कूल्स में वो क्या करते हैं कि भाई जो सस्ते में मिलता है उसको हायर कर लो और जो महंगा है उसको छोड़ दो। अब you need to pay to teachers. If you want to get good teachers and good results, then pay them good. What they deserve. Yes. Okay. और तीसरा है कि आप मॉनिटरिंग सिस्टम आपको एक बहुत अच्छा डेवलप करना चाहिए कि जो भी घटनाएं आपके स्कूल में हो रही है उन पे पैनी नजर रखें और गैप्स हो उसको पूरा करें। जिधर भी गैप्स मिलते हैं, एक अलग से एक टीम है जो कि उस पे काम करती है। तो अगर ये सब चीजें, इन सबको मिला लेते हैं तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बच्चों पे हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ओके ओके। और काफी इम्पोर्टेंट भी है कि मतलब कुछ जो कहते हैं ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फिक्स स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिक्स प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसपे वो कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है फॉर द स्कूल। अब सर स्कूल तो आपने जैसे बिल्ड करते गए, ये कैसे स्टार्ट हुआ कि अब यूनिवर्सिटी खोलनी है? देखिए, हमारा उद्देश्य ये शुरू से रहा है कि बच्चे को हम बीच में ना छोड़ें। स्कूल है तो फिर उसके बाद उसको कॉलेज की यात्रा के लिए वो दूसरी जगह क्यों जाए। तो अगर आप बात करते हैं, तो अगर हम जैसे जयपुर की बात करते हैं, तो दैट वाज द ओनली कॉलेज जो कि NIRF की रैंकिंग के टॉप 200 कॉलेजेस की लिस्ट में, भारत सरकार द्वारा जो लिस्ट जारी होती है उसमें विल्फ्रेड्स का नाम कंटिन्यूअसली रहा। ओके। इंडिया टुडे की जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो पिछले 10 साल में आप उठा के देख लीजिए, लगातार कंसिस्टेंटली हमने उसमें फर्स्ट सेकंड पोजीशन ही हासिल किया है। टाइम्स रैंकिंग देख लें, और भी बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज ने अलग अलग पैरामीटर्स पे जिन्होंने हमारा रेटिंग किया है। अगर हम नेक ग्रेड की बात करते हैं तो वी आर नेक ए ग्रेड कॉलेज। तो दिस शोज की वी आर सीरियस इन अवर डिलीवरी। तो बस यही ख्याल था कि हम बच्चों को जो डेवलपमेंट चाहते हैं उसके लिए डेफिनेटली जहां हम नवाचार कर सकते हैं, जहां हम इनोवेशन कर सकते हैं, जहां हम कोर्स खुद डिजाइन कर सकते हैं, जहां हम ब्लेंडिंग ऑफ कोर्सेज कर सकते हैं, जहां हम इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेज बना सकते हैं। ओके। जो कि अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि हमने इंडस्ट्री से बात करके कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप हमको वो बताइए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड विद इन द पैरामीटर ऑफ UGC। हमने कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन किया कि वो जो स्टूडेंट है वो इंडस्ट्री के लिए तुरंत अवेलेबल है। ओके। अदरवाइज क्या होता है कि स्टूडेंट निकलता है, फिर वो कंपनी में जाता है, फिर वहां उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, 5-6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग होती है। और लोगों के पास, कंपनीज के पास ना तो इतना वक्त है और ना कंपनीज तो चाहती है रेडी। यस। मिले हमें। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था हमारे एजुकेशनल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। ओके। सो वी वांटेड टू ब्रिज दिस गैप एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट।
अभी हमारी कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो विद द कोलैबोरेशन ऑफ, जैसे IBM हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें IBM के टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको Okay. क्या पढ़वाना है वो उनके टीचर्स पढ़ाते हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो जब बच्चा निकलता है तो वो उन्हें पता है कि उन्होंने उसी बच्चे को खुद ही तैयार किया है। IBM सर्टिफाइड हो गया, Yes. कॉर्पोरेट की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट उसने फुलफिल So कर they दी। are very much in demand. Same with the case of TCS also. तो TCS के भी फैकल्टी हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, तो उन्हें पता है कि हमने इस बच्चे को तैयार किया है, तो ऑटोमेटिकली उनका रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है उन बच्चों से। बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि उनको प्लेसमेंट के विषय में ज़्यादा सोचना नहीं है। और KG to PhD we are having all the programs. We are having engineering, we are having architecture, we are having pharmacy, nursing, physiotherapy, Okay. law, designing, hotel management, management. Okay. I mean, you name the course. You have that in Yes. university. तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी रन करने में क्या डिफरेंस है? नहीं, कुछ नहीं है. There is no difference. Okay. Yes. एंड यूनिवर्सिटी बिल्ड करते वक्त सबसे टफ फेज क्या था? जो आप कहते हो जैसे चैलेंजेस तो आएंगे, तो सबसे टफ क्या था? देखिए, टफ सिर्फ आपके मन के ख्याल हैं, बाकी तो यात्रा सब एक जैसी है। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी से ज़्यादा टफ स्कूल का सेटअप है, क्योंकि वहाँ आप छोटे छोटे बच्चों से डील करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल कोरा कागज है, आप उस पर जो चाहे लिखेंगे वो बच्चे वैसे ही बनेंगे। मुझे लगता है स्कूल के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बात की आती है कि एक यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चा रिफाइंड होके आता है, प्रोसेस्ड होके आ रहा है, वो 12th पास करके आ रहा है। लेकिन जब स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है तो वो आपके पास ग्रेड नर्सरी में आ रहा है। मतलब वो अपने जिंदगी का स्टार्ट आपके साथ कर रहा है, उसको जैसे चाहो मोल्ड आप कर सकते हो। तो स्कूल के वहाँ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा वो। यस वहाँ की गलती बहुत भारी है। ओके जी। फैकल्टी वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस मार्केटिंग, इसको आप कैसे प्रायोरिटी वाइज कैसे सेट करते हो? देखिए, फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये दोनों पैरेलल ही हैं। मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फैकल्टी को कहाँ रखेंगे, और फैकल्टी नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये दो प्रायोरिटी वाले मसले हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दिन और रात, दोनों का कोएग्जिस्टेंस है और रहने ही वाला है। वो रात के बिना दिन नहीं हो सकता और दिन के बिना रात नहीं। तो फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ आर नीडेड, एंड वी ट्राई टू एम्फेसाइज ऑन बोथ। ओके, रेस्ट इज द क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग, मुझे ऐसे लगता है कि मार्केटिंग के पैमाने बहुत सारे हैं। मार्केटिंग का मतलब है कि you need to showcase what your students have achieved. You need to showcase what your institution has achieved. Okay. You need to showcase how your institution is different from others. You need to showcase what qualities you are inculcating to the students. And definitely when it comes to marketing, it always improves the quality. Okay. आप उन सब चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं जो कि शायद ऐसा लगता है कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के लिए वो छोटी छोटी सी ज़रूरतें भी बड़ी हैं, तो आप अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करते हैं, आप अपना डिलीवरी इम्प्रूव करते हैं, आप छोटी सर्विसेज जो आपने जब स्टार्ट किया पहले स्कूल में, तब भी आप मार्केटिंग सेंट्रिक थे? मतलब उस टाइम में हो सकता है न्यूज़पेपर ऐड में या पैम्पलेट्स डालना, पर तब भी आपका माइंड क्या था? मार्केटिंग सेंट्रिक था या धीरे धीरे डेवलप हुआ? देखिए, मार्केटिंग सेंट्रिक हुए बिना आप ग्रोथ का रास्ता आपको बहुत लंबे वक्त तक हासिल होता है।
तो कहीं अगर आपको ये भी लगता है कि जो आपने 45 इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए उसमें आपका मार्केटिंग सेंट्रिक माइंडसेट भी काफी हेल्प किया है along with the academic approach and other approach? definitely marketing plays a vital role which we can never ignore. Hmm. Marketing means reaching out to the people. If Hmm. you are based at Jaipur Hmm. and you want कि आपके यहाँ पे यूपी से बच्चा आ रहा हो, एमपी से बच्चा आ रहा हो, Hmm. गुजरात से स्टूडेंट आ रहा हो, हरियाणा से आता हो, Hmm. तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा. अदरवाइज हाउ यू विल रीच देयर? Hmm. Marketing is the only option through which you can reach there. So definitely for a pacer growth, Hmm. you need to follow this path. ओके ओके. आज के टाइम में एडमिशंस गिरने का मेन रीजन क्या है? काफी जगह एडमिशंस डाउन भी होते जा रहे हैं. जी. जो इंस्टीट्यूशन बोलते थे कि पहले हम 2000 एडमिशन कर लेते थे, अभी क्यों गिर रहे हैं? क्या लगता है? देखिए रीजंस बहुत हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं बहुत बढ़ चुके हैं. वो काफ़ी बढ़ गए हैं. तो जो स्टूडेंट्स गांव से आते थे, छोटी जगहों से, छोटे टाउन से आते थे, अब उनमें से बहुत स्टूडेंट्स वहीं रुकने लगे. अगर हम राजस्थान का बात करें तो लगभग हर जिले में, लगभग हर टाउन में गवर्नमेंट कॉलेजेस खुल गए. तो स्टूडेंट्स को इस कारण से कम हो रहे बिल्कुल हैं. वो रोक रहे हैं. दूसरा कारण घटने का ये है कि अब नंबर ऑफ कोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए. तो जब नंबर ऑफ कोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे तो बच्चा डिवाइड हो जाता है. मतलब मेडिकल में 50 ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ बच्चा जा सकता है. इंजीनियरिंग में 50 ऐसी ब्रांचेज हैं जहाँ पे स्टूडेंट जा सकता है. तो ओबियसली वो पोर्टफोलियो है वो पर कोर्स तो वो कम होने ही तो वाला इसलिए है. वो डिवाइड होता जा रहा है. और तीसरा ये है कि जिसने भी अपना क्वालिटी मेंटेन किया उसको आज भी स्ट्रगल नहीं है और कल भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ क्वालिटी क्वालिटी पे ऑलवेज पेज. चल रहे हैं. सो लॉन्ग टर्म विजन सिर्फ क्वालिटी पे ही चल सकता है. ओके. अभी क्या लगता है, अभी क्या चल रहा है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन? क्या एक्चुअली काम कर रहा है? कैसी परसेंटेज में आप देखोगे तो कितना क्या काम कर रहा है? देखिए ऑफलाइन का वैल्यू कभी खत्म नहीं हो सकता. इसमें कोई शक नहीं है कि कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है. तो आपको हर जगह उपस्थित रहना पड़ेगा. एक बड़ा ब्रांड बनने के लिए आपको सब काम करने ही पड़ेंगे जो एक ब्रांड को बड़ा बनाते हैं. ओके. यू नीड टू हैव योर प्रेजेंस एवरीवेयर. बट अगर हम डिजिटल की बात करते हैं तो ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से आपको टारगेट क्लाइंट तक पहुंचा सकता है. तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, किन तक पहुंचना चाहते हो. क्योंकि ऑफलाइन में बहुत चैलेंजेस ज़्यादा हैं. आपने कभी कोई रॉन्ग मार्केटिंग डिसीजंस लिए या ऐसे डिसीजन जिससे आपको लगा कि यार ये गलत हो गया? रोज होते हैं. नहीं, मार्केटिंग में वी टेक रॉन्ग डिसीजंस एवरी टाइम. देखिए जब तक कि ये प्रूव ना हो कि ये डिसीजन कामयाब हुआ तब तक वो फेलियर ही. तो वो रोज होते हैं, बट इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ. ओके. कॉलेज चलाना इजी है, एडमिशंस लाना नहीं. इस पे क्या बोलोगे आप? ये आजकल सबके लिए टफ हो रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं. तभी आप जैसे जो मीडिया एजेंसी है उनका रोल आजकल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यू नो हाउ टू रीच टू द राइट क्लाइंट एट द राइट टाइम. सो अब मुझे ऐसे लगता है कि अब कॉलेज को अपना काम करना चाहिए और बाकी का काम प्रोफेशनल्स को दे देना चाहिए. क्योंकि जो हमारा काम नहीं है हम उस पर काम क्यों करें? हमारा काम है पढ़ाना लिखाना, बच्चों पे ध्यान देना, वो हम दें. बाकी का काम आप जैसी एजेंसी को दे दें तो वो अपना काम कर लें.
आपकी जैसी सोच अगर हम्म। सब रखते हो तो मजा ही आ जाएगा। सभी हम जैसे करने लग जाएंगे तो फिर आप कितने पॉडकास्ट करोगे? ये भी ठीक बात है। और what do you say, three mistakes that every or any college makes in admissions? What do you think? क्योंकि आप तो इतने सारे देख रहे हो ऊपर से, तो आपको पता होगा कि कोई 3 गलतियां ऐसी जो कॉलेजेस करते हो एडमिशंस के टाइम देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि एक इंस्टीट्यूशन बहुत कुछ दिखाने की कोशिश में कुछ भी नहीं दिखा पाता। में। तो आपको निश मार्केटिंग पे ध्यान देना चाहिए कि अब मेरा स्पेशलाइजेशन किस पे है, मुझे फोकस उसी पे ही करना चाहिए। एग्रीड। दूसरा, मुझे ऐसे लगता है कि ओवर कमिटमेंट इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ओवर कमिटमेंट का मतलब है जो आपको देने की नियति ना हो या दे नहीं सकते हो, तो वो आपको बहुत जल्दी तकलीफ में ला देगा। तो एग्रीड। यू शुड commit what you can, and what you committed you must deliver. ग्रेट। जो स्टूडेंट्स को अगर आपने ओवर कमिट कर दिया तो वो स्टूडेंट्स किसी को भी, आप किसी एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा कमिट कर दो कि भाई मैं तेरे को छुट्टियां दे दूंगा, आप छुट्टी ना दो तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी। आप किसी को पैसे देने वाले को कह दो मैं तुझे कल पैसे दे दूंगा और कल नहीं दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। आपने किसी स्टूडेंट को बोल दिया भाई मैं ये सब तेरे को पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, और आपने नहीं पढ़ाया या कुछ भी कमी रह गई, तो obviously they will come and ask for which you will have no reply, so better not to commit what you cannot. तो ये अगर मिस्टेक हो जाती है ना तो फिर आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करता, तो वहाँ रिलायबिलिटी का इशू आ जाता है कि भाई ये इंस्टीट्यूशन रिलायबल नहीं है। फिर आप मार्केटिंग में भी पैसा स्पेंड करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो CSMU जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसमें मल्टीपल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग, लॉ एंड काफी सारे स्ट्रीम्स। तो आप उसमें कैसे मतलब इंश्योर करते हो कि सब में वो क्वालिटी मेंटेन रहे अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स, और बच्चों का प्लेसमेंट और ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती है? देखिए, CSMU अगर हम बात करते हैं तो मुंबई की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है वो। और किसी भी यूनिवर्सिटी का ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास फैकल्टी कितनी स्ट्रांग है, कितने आपके फैकल्टी रिसर्च ओरिएंटेड है, कितनी आपकी फैकल्टी एकेडमिकली साउंड है। ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम किसी भी डिपार्टमेंट के लिए इस कंपोजिशन का बहुत ख्याल रखते हैं कि फैकल्टी का सिलेक्शन इज द कोर। तो कितने रिसर्च पेपर पब्लिश होने हैं, कितने आपके इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार्स होने चाहिए, कितने आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके खुद के पेपर्स पब्लिश होने चाहिए, इंस्टीट्यूशन का अपना खुद का रिसर्च जर्नल होना चाहिए, और खुद आप कितने प्रैक्टिकल अच्छे से उनको करवा पाते हैं, आपकी लैब्स कितनी स्ट्रांग है, आपकी लाइब्रेरी कितनी स्ट्रांग है। तो ये सब पैरामीटर्स को अगर हम ख्याल रखते हैं, हर डिपार्टमेंट का हमने स्ट्रांगली इस तरीके से ख्याल रखा हुआ है। एक कंपोजिशन है जिसमें उनकी लैब्स पे ध्यान देते हैं, उनकी लाइब्रेरी पे ध्यान देते हैं, उनकी फैकल्टी पे ध्यान देते हैं, और उनका वक्त पे जो भी रिसर्च है उस पे ख्याल रखा जाता है। ओके। तो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाए तो, और एम्प्लॉयबिलिटी डेफिनेटली, भारत का युवा पढ़ लिख के ये सोचता है, उम्मीद करता है कि मेरा प्लेसमेंट अच्छे से हो। तो प्लेसमेंट्स कैसे इंश्योर करते हैं? प्लेसमेंट के लिए साल भर हमारे एक्सरसाइज होती है, और लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई एक मेगा प्लेसमेंट ड्राइव हम करते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज आती हैं। मतलब अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास स्टूडेंट्स ही अवेलेबल नहीं रहते, और कंपनी की डिमांड रहती है कि हमको स्टूडेंट्स मिलें। सो वी इंश्योर कि बच्चों को प्रॉपर प्लेसमेंट वक्त पे मिल जाए, और उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। उसके लिए उनको
एक पूरा एक प्रोसेस है जिससे उनको वो होके गुजरते हैं, तो दे बिकम एम्प्लॉयबल. ओके, वी ट्राई. ग्रेट. कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो अब वापस पलट के आपके पास आते हो, मिलते हो कि हमारी जैसे जॉब लग गई, या कोई जयपुर की कॉलेज की नहीं, स्टोरीज? वो सब जगह है वो. मतलब आप विल्फ्रेड्स के स्टूडेंट्स को किधर भी ढूंढेंगे तो आपको हर जगह मिल जाएंगे. ओके. वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मिलेंगे, कॉरपोरेट्स में मिलेंगे, एयरपोर्ट में जाता हूँ वहाँ मिल जाते हैं, कोर्ट जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे आपको. मतलब वेर एवर यू गो, तो यू विल फाइंड सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स एवरीवेयर. एंटरप्रेन्योरशिप, बड़े बड़े स्टार्टअप्स हमारे स्टूडेंट्स ने लगाए हैं. ओके. डांस ड्रामा लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स भी कभी आपसे कनेक्ट करते हैं कि हाँ मेरे बच्चे का करियर बन गया? आते हैं. वो थैंक्स लेटर्स भी भेजते हैं. कभी Okay. कभी हम बुलाते हैं तब आते हैं, और वैसे भी आते हैं. मतलब अ, मतलब फ्रीक्वेंसी तो पता नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली मुलाकातें होती है. और एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा सुखद अनुभव कुछ नहीं हो सकता कि उनके बच्चे सक्सेसफुल बने. और यही हमारा पैशन है, यही हमारा डेडिकेशन है. ओके. तो सर एक चीज जो अभी आज के टाइम में बहुत ज्यादा कहा जाता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम अ फैक्ट्री, मार्क्स ओवर माइंड्स एंड कोचिंग ओवर क्यूरियोसिटी. आपको क्या लगता है कि ये है कि मार्क्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है? बच्चे देखिए, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, हम्म, अभी देर आर मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विच आर हम्म, कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू स्कूल्स एंड कॉलेजेस. हम्म, तो उनका जब फोकस एरिया ही कोचिंग से उन्होंने अपने जीवन की स्टार्ट की है, तो वो कोचिंग बेस ही चलता है. और आप अभी देखेंगे कि ग्लोबली क्या चेंज हो रहे हैं. अभी नेपाल ने अपने यहाँ पे जितने कोचिंग सेंटर्स है, एक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया सब बंद कर दिए. ओके. 10 दिन पहले की बात है. ओके. सो देयर विल बी नो कोचिंग इन नेपाल नाउ, क्योंकि कोचिंग है वो बच्चों को एक प्रोडक्ट की तरह देख रही है. जबकि स्टूडेंट या एक बच्चा है वो एक प्रोडक्ट नहीं है. आप उसकी स्किल्स पे काम करिए, आप उसको ग्रूम करिए. अब जब आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला अगर स्कूल या कॉलेज खोलेगा, तो वो उसका तो नंबर्स और प्रोडक्ट्स डेफिनेटली उसके लिए स्टूडेंट्स एक नंबर्स हैं. ऐसे ही कोई रियल एस्टेट वाला, उसके पास कोई जमीन आ गई और उसने उस पे अपना एक अलग से वेंचर खोल लिया कि चलो स्कूल खोल देते कि हैं. स्कूल खोल लेते हैं. जैसे आप देखेंगे कि मुंबई के अंदर बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े लोढ़ा बिल्डर्स है, हीरा नंदानी, उनको अपना माल बेचना है, तो वो अपना कैंपस के अंदर एक अपना स्कूल भी खोल देते हैं. बट उनका फोकस जो है वो दैट इज नॉट एकेडमिक्स. दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. तो आई मस्ट टेल यू कि व्हेन पेरेंट टेक ए कॉल फॉर देयर किड्स, they should not only they should not look Only see the only brand at name of the school. infrastructure. वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, चमक दमक, ब्रांडेड टाइल्स लगी हुई हैं, ब्रांडेड सब कुछ यूज करके आप एक 5 स्टार होटल बना सकते हो. आप एक बढ़िया रेसिडेंशियल कमर्शियल अपार्टमेंट बना सकते हो. आप एक बढ़िया मॉल बना सकते हो. लेकिन जब बात इंस्टीट्यूशंस की होती है, तो वो लेगेसी जो है वो तभी बन पाएगी जब कोई एजुकेशनिस्ट उस इंस्टीट्यूशन को रन कर रहा होगा, जिसका पैशन ही एजुकेशन, जिसका सिर्फ पैशन है वो उसी के लिए आया हो. तो टोटली ये रिलेटेबल. ओबियसली, क्योंकि वो एकेडमिक्स के अलावा या स्कूल के अलावा या बच्चों के ग्रोथ के अलावा उसका विजन कुछ दूसरा है ही नहीं. कुछ इसलिए आ जाते हैं कि उनको लगता है कि भाई स्कूल लाइन में तो बड़ी कमाई है, तो वो कमाई के उद्देश्य से आ जाते हैं. फिर वो पेपर में हम पढ़ते हैं कि किताबें भी हमसे खरीद लो, यूनिफॉर्म भी हमसे खरीद लो,
ये कर लो वो कर लो, तो बस बस उनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हाउ टू मेक मनी. Hmm. सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर मेकिंग मनी, Hmm. सो स्कूल इज नॉट ए फैक्ट्री. True. तो स्कूल को स्कूल ही रहने देते हैं. Hmm. और जो प्योर स्कूल है, आपको जब स्कूल जाओगे तो आपको एक अलग खुशबू महसूस अपने आप होगी. Hmm. इंडिया में सर पेरेंट्स आज भी जो है अपने बच्चों का करियर वो डिसाइड करते हैं, और हमेशा मतलब ये रहता है कि आपने तो थाउजेंड ऑफ काफ़ी सारी फैमिलीज से उनसे बात किया हुआ, इंटरेक्ट किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स जो ये डिसीजन खुद लेते हैं आज के टाइम में कितना स्टैंड करता है? देखिए, अब सब मिक्स ट्रेंड है. हम्म. आजकल का बच्चा काफ़ी स्मार्ट भी है. हम्म. दे नो व्हाट दे वांट टू डू, एंड पेरेंट्स आर टेकिंग कॉग्निजेंस टू दैट आल्सो. बट यस, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, हम्म. जो गांव देहात से बच्चे आते हैं, वहाँ बहुत बार उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, उनके रिलेटिव्स डिसाइड करते हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी डिसाइड करते हैं हम्म. कि आपका बच्चा ये कर सकता है या ये कर ले. हम्म. फिर चूंकि बच्चा उस समय डिसीजन नहीं ले पाता है, डिसीजन लेने की सिचुएशन में वो नहीं होता है, हम्म. तो रॉन्ग डिसीजंस भी होते हैं. हम्म. दैट इज व्हाई वी हैव ए डेडिकेटेड काउंसलिंग सेल, हम्म. जो बच्चों को समझते हैं, ओके. और पेरेंट्स को हम समझाते भी हैं. हम्म. और बहुत केसेस में हमने देखा है कि फिर वो डिसीजंस अपने चेंज भी करते हैं, हम्म. क्योंकि बच्चा जो चीज़ शायद अपने प्रेशर में कुछ बातें शेयर नहीं कर पाता, हम्म. लेकिन जब उसको एक कंफर्ट जोन मिलता है तो वो करता है. ओके. तो और इसमें पीयर ग्रुप का भी एक बहुत बड़ा रोल है. हम्म. मेरा दोस्त क्या कर रहा है, हम्म. मेरे बाकी के फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, हम्म. मैं भी वही कर लेता हूँ. ओके. भले ही वो मुझे मैथ से प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि आप कर रहे हो तो मैं भी चला जाऊंगा. हम्म. बट अब धीरे धीरे इन चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ रहा चेंज आ रहा है. है. यस, अब ये हो रहा है कंबाइन सब मिलके एक साथ यस, डिसीजन भी यस. ले रहे हैं. एंड विथ न्यू एनईपी ये एक बहुत इजी प्रोसेस भी हो गया, हम्म. कि जहां आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चेंज कर सकते हो अपना स्ट्रीम कभी भी, Okay. किसी भी लेवल पे सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो. एक ये चीज हमेशा कही, मतलब आजकल हो रहा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो अ बिजनेस. कोई कहता है कि नहीं ये बिजनेस नहीं है, अलग है. कोई कहता है नहीं बिजनेस है, क्योंकि कुछ भी हो चलेगा तो पैसे से ही चलेगा. तो जी. where do you personally draw a line between running an education institution and commercializing it? देखिए, एजुकेशन इज नॉट ए मनी मेकिंग फैक्ट्री. हम्म. ओबियसली अगर आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, अच्छे टीचर्स रखने हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, उसकी एक लागत है, जो डेफिनेटली कॉस्ट आर इन्वॉल्व. हम्म. तो अब गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में वो गवर्नमेंट दे देती है, हम्म. और प्राइवेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में वी हैव द ओनली वे टू cover those expenses is the fees. We don't Agreed. get any aid from anywhere. But अब बात आती है कि इसमें से पैसा बनाना, तो ये तो कोई बिजनेसमैन समझ सकता है. सर, मैं एजुकेशन वाला व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं पता कि इसमें से पैसा कैसे कमाया जाता है. उसके लिए मैं आया भी नहीं. और वी आर एजुकेशनिस्ट एंड वी नो कि education means education. Education means not a factory. Great. So where do you see Wilfred Group in the next 10 years? Is there a number of campuses, students that you are working forward, or what's your vision for the next 10 years? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने. देखिए, हम what we are thinking कि हमको 1 लाख स्टूडेंट्स तक हमें पहुंचना है. ओके. तो हमारा फोकस ये है कि नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में
we should achieve the number, Hmm. and we are committed on that. And उस नंबर Okay. तक पहुंचने के लिए यात्रा के में जो जो स्टेशंस आएंगे, Hmm. we are okay and open for that. Okay. Now, what's your message for a student who is confused in building his career? क्या डिसीजन लेना चाहिए, कॉलेज कौन सा लेना चाहिए, कौन सा करियर लेना चाहिए, उसको क्या एडवाइस दोगे कि ये चीज करो और इससे आप डिसाइड करो? देखिए, स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही कहूँगा कि आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से बात करना चाहिए। हम्म. आई थिंक हम सबसे एक बहुत बड़ी गलती ये होती है हम्म. कि हम इस दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, हम उससे कभी बात नहीं करते, और हम्म. वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हम खुद हैं। हम्म. अगर हमें खुद से बात करना आ गया, तो वी शुड नो व्हाट वी वांट फ्रॉम अस। मुझे Okay. लाइफ में मुझसे क्या चाहिए। हम्म. और हम अपने स्टूडेंट्स को शुरू से ये बोलते हैं कि आपको दिन में एक बार, चाहे 2 मिनट के लिए सही, रोजाना खुद से आप बात करो, मुझे जिंदगी में क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। ओके. क्योंकि जब तक वो वक्त आता है कि खुद को हमको डिसीजन लेना है, हम भूल जाते हैं कि हमें चाहिए क्या। हम्म. और जहाँ की ये प्रॉब्लम का कंफ्यूजन चालू हो जाता है, तो फिर कुछ और लोग हमें समझाते हैं। बिल्कुल. तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा विद्यार्थियों से कि बजाय किसी की भी सुनने से पहले, हम्म. इवन आप टीचर्स की और पेरेंट्स की भी सुनने से पहले, हम्म. एक बार खुद से जरूर बात करो, मुझे क्या चाहिए, ओके. मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे किस में बेस्ट मैं दे सकता हूँ। हम्म. अगर आप खुद से बात करोगे तो आपको जवाब मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं then come to us, come to our counseling team. We are here to resolve all your problems. Instead of going to here and there, हम्म. go with a serious person, ओके. a committed person, a knowledgeable person, a true mentor, a true guide, जो Definitely. आपको सही वक्त पे सही राय दे दे। ओके. ग्रेट. तो सर, पेरेंट्स को किन 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए जब भी वो अपने बच्चे के लिए एडमिशन देख रहे हैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में? जी, देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे का एडमिशन एक शॉर्ट टर्म आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन के साथ आपको जाना चाहिए कि स्टूडेंट जो एक स्कूल के लिए है, वो आपका बच्चा है। अगर आप उस स्कूल पे भरोसा कर रहे हो, तो उस भरोसे के क्या तो पैमाने हैं। स्कूल का आपको पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें आप, कि कितने सालों से ये इंस्टीट्यूशन कितने बच्चों को किस तरीके से डिलीवर किया है। तो उसकी लेगेसी जो है, वो ये डिसीजन कर देती है कि मेरे बच्चे को किस तरीके का ग्रोथ मिलने वाली है। ओके. तो पहली बात तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल लेगेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इंस्टीट्यूशंस विच आर कंपैरेटिवली न्यू may or may not deliver, but an institution with a proven track record will definitely deliver. Number one. Number two, who are the persons, key persons, who are actually running that institution? That also matters. कि इंस्टीट्यूशन को जो चलाने वाले लोग हैं, वो एजुकेशन के लिए कितने कमिटेड हैं, कितने सीरियस हैं, या एजुकेशन से उनका कितना गंभीर वास्ता रहा है। अभी आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के, अलग अलग फेटर्निटी के लोग, फिर चाहे वो बिल्डर हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो और किसी भी तरीके से उनके पास पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, वो इंस्टीट्यूशंस खोल लेते हैं, बट उनका प्रायोरिटी कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए उस तरीके से होता ही नहीं है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं दे पाएंगे। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि उसको चलाने वाले लोग कौन हैं। तीसरा, उस
स्कूल के अंदर जो फैकल्टी है वो कैसी है, कितने अनुभवी टीचर्स हैं, कितने अनुभवी उसके अंदर विजनरी लोग हैं। अगर ये सब लोग होंगे तो डेफिनेटली व्हेन ए गुड टीम कलेक्टिवली वर्क्स, रिजल्ट्स आएंगे। ओके। तो मुझे ऐसे लगता है कि कितना पुराना इंस्टीट्यूशन है, कौन चला रहा है और टीम कैसी है, और उसके साथ आपके कंफर्ट में क्या चीज़ें उस स्कूल की आ रही हैं। अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और अब दूसरे बच्चों से मिलिए, बात करें, देखें कि उस बच्चे में ऐसी क्या बात है जो मैं मेरे बच्चे में ढूंढ रहा हूँ, या उसमें ऐसा क्या मिसिंग है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे में ना हो। उस पर बात करें, चर्चा करें, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके सर, बस एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि विजन आपका कितना क्लियर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट में आपको क्या लगता है कोई 3 पॉइंट्स जो आपके लिए सक्सेसफुल रहे, या आपकी पर्सनल चीज़, जैसे जैसे मान लो कोई बोलता है कि मेरा सक्सेसफुल मैट्रिक ये है कि मैं सुबह सुबह बुक पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, XYZ। आपको क्या लगता है क्या आपका पर्सनल रूटीन रहा जिसके कारण आपको ये सक्सेस मिली? आपके थॉट्स में क्लियरिटी चाहिए, मुझे क्या करना है, हम्म। कब करना है और कैसे करना है। ओके। अगर आपको इन 3 सवालों के जवाब मिल जाते हैं हम्म। तो बस फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या करना है, हम्म। कब करना है और कैसे करना है, बाकी ओके। सब आप बढ़ते हो तो ईश्वर आपका साथ देता है। ठीक बात है, ठीक जी। बात है। चलिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड आई थिंक काफ़ी कुछ चीज़ें मैं भी इम्प्लीमेंट करूँगा। सबसे पहले पहले तो जो मुझे लगा कि कंसिस्टेंसी वाला पार्ट है, उसको लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। ऐसा नहीं है कि बीच में आप डेविएट हो। कंसिस्टेंसी जी। इज़ इम्पोर्टेंट, जो मुझे आपसे सीखने को मिली। अभी सर आपको क्या लगता है व्हाट कॉलेजेस एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केटिंग एजेंसीज़? जैसे मैं भी एक मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस एक एज अ कॉलेज ओनर, एज अ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओनर वो रखते हैं? देखिए, मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि अगर आपको किसी को लाइफ में कुछ भी डिलीवर करना है तो पहले आप उसको समझिए हम्म। कि वो है कौन, हम्म। वो क्या चाहता है ओके। और उसको कैसे देना है। हम्म। अगर ये क्लियरिटी है हम्म। तो आप रिजल्ट दे पाओगे, हम्म। और अगर ये क्लियरिटी आपको नहीं है तो जब तक कंफ्यूजन रहेगा हम्म। तो यू विल बर्न द हार्ड अर्न मनी ऑफ योर क्लाइंट, हम्म। एंड देन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, हम्म। और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ें समझ में आती है। हम्म। लेकिन जब हमें पता है कि मेरा क्लाइंट कौन है, हम्म। वो क्या है, उसको क्या चाहिए और उसको कैसे देना है, हम्म। बस इतनी क्लियरिटी के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आती है। ओके। और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम्म। हम दौड़ना चालू करते हैं लेकिन पता ही नहीं कहाँ जाना है। हम्म। अगर मुझे अजमेर रोड पकड़ना है हम्म। और मैंने टोंक रोड का रास्ता पकड़ लिया तो फिर कहाँ से तो पहुंचेंगे? मैं जितना दौड़ूंगा हम्म। उतना ही अपनी मंजिल से दूर होता चला जाऊंगा। अग्रीड। तो अगर लगता है कि गलत रास्ते पे आ गए हम्म। तो संभल जाओ, रुक जाओ, हम्म। असेस करो, टेक ए यू टर्न, एक्सेप्ट ओके। द मिस्टेक, कम बैक, ओके। रादर देन जस्टिफाइंग योर सेल्फ कि भाई यहाँ से एक रास्ता निकल जाएगा। वो हम्म। कभी नहीं निकलता। वो वापस आओ, हम्म। रुको, और फिर सही रास्ता पकड़ोगे, फिर स्लो या तेज, हम्म। बट आप मंजिल तक जरूर पहुंचो। ओके। एंड एज अ पर्सन, जैसे आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगर मैंने एक एजेंसी हायर की है तो उसमें क्या उनको क्या क्या करना चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए मुझे देना क्या है, हम्म। अग्रीड। मुझसे चाहता क्या है, ये इंस्टीट्यूशन मुझसे चाहता क्या है, हम्म। क्या मैं दे सकता हूँ, हम्म। क्या मेरे पास वो एक्सपर्टीज है कि जो ये चाहते हैं वो मैं दे सकता हूँ। हम्म। दे सकता हूँ तो कब दे सकता हूँ और कैसे दे सकता हूँ, हम्म। कितना दे सकता हूँ। ओके।
तो ये आपको, मुझे ऐसे लगता है कि अपने कोर टीम से खुद से बात करनी चाहिए कि भाई ये क्लाइंट चाहता है कि मेरे को 1000 एडमिशन्स चाहिए, मान लो आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर इट इज फीजिबल, फीजिबल है तो क्या हम दे सकते हैं? तो कैसे कैसे दे पाएंगे, और कैसे दे पाएंगे तो फिर कब दे पाएंगे, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और कितने में दे पाएंगे। ये सब चीजों का अगर आपने स्टडी करके आप अपने क्लाइंट के पास जाते हो कि देखो सब 1000 हम नहीं दे सकते, हम आपको 650 दे सकते हैं, हम आपको 500 दे सकते हैं, 500 के लिए ये हमारा होमवर्क है और इतने वक्त में दे सकते हैं, इतनी कैंपेनिंग से दे सकते हैं, और इतने पैसे से दे सकते हैं। अगर वो क्लियरिटी है खुद में, आप में और आपकी टीम में, वही मैंने कहा कि वो आपकी रिक्वायरमेंट है सबकी, जो भी क्लाइंट है, कि ओवर कमिटमेंट से क्या ही होगा। रिश्ते तो बन जाएंगे लेकिन चलेंगे नहीं। ठीक बात है। तो एक्सपेक्टेशंस हम भी फिर उतनी ही रखेंगे आपसे कि भाई ये आप किसी को डार्क में रख के ना कि भाई मैं कर दूंगा, अब वो आपके भरोसे बैठा है, उसने दूसरे एफर्ट्स छोड़ दिए, ओवरऑल वो फेल हो गया। ठीक बात है। अगर वो फेल हो गया तो आप कैसे पास हो जाओगे? हम भी फेल हो गए। आप बताओ कि भाई मैं ये डिलीवर कर सकता हूँ, 10% हियर एंड देयर इज ओके। अगर कोई टीम 200 रन चेस कर रही है और 180 बनाती है, चलेगा। कोई टीम 200 बना के 200 चेस कर लेती है, चलेगा। लेकिन अब कोई टीम 200 बोल के अगर 100 रन पे आउट हो जाती है तो लोग पूरा मैच भी नहीं देखते, 10 ओवर पहले ही टीवी बंद कर देते हैं कि यार ये इनसे कोई उम्मीद नहीं है। फेल्यूर्स का भी एक लेवल होता है ना सर, थ्रेशोल्ड होता है फेल में भी। परसेंटेज जो आप बता रहे थे कि मैं पहले से ही कैलकुलेट करके चलता हूँ। ऑब्वियसली वही क्लियरिटी लाइफ में काम आती है। अगर आपकी कार बोल रही है कि जितना पेट्रोल है उसमें आप 150 किलोमीटर चल सकते हो, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि वो वाले पेट्रोल पंप पे पहले हमें इस पेट्रोल पंप पे मैं पेट्रोल फ्यूल कर लूंगा। अब वो बोल रही है 150 और 5 किलोमीटर जाके बंद पड़ गई गाड़ी, हाईवे पे खड़े हो, आप धक्का लगा रहे हो कि यार गाड़ी तो बोलती थी 150 किलोमीटर लेके जाएगी, तो 5 किलोमीटर में बंद पड़ गई है। तो ठीक बात है। तो आप ऐसा मत कर देना सर। नहीं सर, मैं बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन ये लास्ट, जैसे आपके मुंबई में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जयपुर में है, और कहते हैं मुंबई में तो अगर आप एक कांच पे भी पत्थर मारो तो कोई ना कोई मार्केटिंग एजेंसी का होता है। तो आपने मतलब जोधपुर की एक मार्केटिंग एजेंसी मीडियागढ़ को कैसे चूज किया? क्या थॉट्स थे आपके, क्यों चूज किया? देखिए, हम भी राजस्थान की मिट्टी वालों को पहचानते हैं कि वो मेहनत करने का जज्बा है उनमें, और हमको यही लगा कि आप राजस्थानी हो तो मेहनत करोगे, शॉर्टकट फॉलो नहीं करोगे, जो बोलोगे वो दोगे, राणाओं की धरती से आते हो तो अपना जुबान की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो दैट्स व्हाई ट्रस्टेड अपॉन यू, क्योंकि जब तक हम आपसे काम नहीं करेंगे तो हमें कैसे ही पता चलेगा आप अच्छे हो या खराब। तो अभी आप क्या फीडबैक देना चाहोगे मीडियागढ़ के लिए? देखिए, 100 में से 100 नंबर की आकांक्षा बहुत थोड़े लोगों को होती है, लेकिन अगर आप रीजनेबली, इफ यू आर डूइंग गुड, इट विल बी कंसिडर्ड गुड। सो एज ऑन नाउ हमको ये भरोसा है कि आप हमें समझते हैं, हम आपको समझते हैं, यू नो व्हाट वी वांट एंड यू नो व्हाट यू कैन डिलीवर। एक टीम की बॉन्डिंग आपस में हो गई है, हमारी टीम आपको जानने लग गई, आपकी टीम हमें समझने लग गई। ओके, और ये एक प्रोसेस के बाद जो है ना, रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट उसके बाद आते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि आप जो कह रहे हो वो करोगे। ठीक है सर। आप कोई क्लाइंट अगर मीडियागढ़ को चूज करने की सोच रहा हो तो उसको क्या मैसेज दोगे आप? सर, अगर कोई आपको चूज करने की कोशिश कर रहा सोच रहा है कि हाँ, सोच रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई देखो, जिन्होंने
इनके साथ यात्रा की है, आप उनका एक्सपीरियंस पूछ लो। हम्म, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है। हम्म, और और अगर आपको किसी भी एजेंसी के साथ काम करना है, चाहे वो मीडिया कड़ी हो, हम्म, आपको भी अपनी रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, उसमें क्लियरिटी तो लानी ही पड़ेगी आपको। ओके, तो वो आप क्लियरिटी के साथ इनके साथ जाओ, और जब आपका इनिशियली कैंपेनिंग बन रहा हो, आप सीरियसली उसको देखो कि वो उसको मैच करता है कि नहीं। हम्म, तो अगर सही डायरेक्शन में आपकी कमिटेड टीम काम करेगी तो डेफिनेटली रिजल्ट्स तो रिजल्ट आएंगे। हम्म, लेकिन अगर गलती से डायरेक्शन गलत हो गया, जो हो जाता है इधर उधर, उस समय तो आपको आप फोकस रहने की जरूरत है। क्लाइंट साथ में कनेक्टेड रहता है यस, इनिशियली, तो डेफिनेटली यस, थिंग्स गो इन उस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है उस समय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू योर सर। टाइम। काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ बातें हुई। एंड जी, नेक्स्ट जब आप 45 से 55 तक पहुंच जाओ तो हम वापस बैठेंगे, वापस कुछ सीखेंगे, वापस नई जर्नी पे बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, आपको थैंक बहुत यू बहुत सो मच। शुभकामनाएं। इट वाज ए प्लेजर।